ओके, सो लास्ट क्लास हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया था, ठीक है, हमने देख लिया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। आप सभी ने खुद से ट्राई किया है इसे? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, ऐसा क्यों लग रहा है बहुत सारे बच्चे हाँ बोल रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं सैटरडे संडे में कर लूंगा। पता नहीं, मेरे को अंदर से फीलिंग आई फेसेस देख के लोगों के। किया है? नहीं ना? कोई ठीक, कोई हमने भी करके छोड़ दिया ये सब। चलो ये देखो आप लोग, मैं अभी एक फोल्डर पीछे गया हूँ, cd डॉट डॉट, ठीक है, एक फोल्डर पीछे गया हूँ। मैं कौन से फोल्डर में आ चुका हूँ? 01 ES6 करके, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ छोटा सा, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैनेज कर दूँ अच्छे से। 2 मिनट दो इसके। ये जो है फिर मैं Ctrl+X आपके फोल्डर के प्रॉपर नाम दे रहा हूँ। न्यू फोल्डर वीकडे रिएक्ट एट 1, ठीक है, इसको उठा के पे पेस्ट कर दो। पीएस कोड का भी 2 मिनट के लिए बंद करो। नहीं, चलो सो देखो मैं अभी कौन से फोल्डर में हूँ? वीकडे रिएक्ट एट 1, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है 01_ES6, इसके अंदर आप लोगों की पूरी जावास्क्रिप्ट मौजूद है, ठीक है, जो मैंने करवाई थी। और मैंने कुछ आप लोगों को ये भी बोला था कि जो है खुद से भी करना है, किया इसे? हाँ चलो ठीक है। सो अब आते हैं थोड़ा से अगले पॉइंट पे, ठीक है। देखो पहले जो है ना, जो रिएक्ट था, रिएक्ट को सॉरी रिएक्ट की एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हम लोग यूज करते थे CRA, क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्या यूज करते थे? क्रिएट रिएक्ट ऐप। लेकिन जो CRA है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा क्या था? स्लो था, ठीक है। उसमें जो है बहुत सारे टाइम लगता था, बहुत सारे फालतू के क्लटर्स थे, ठीक है, बंडलिंग बहुत ज़्यादा हैवी होती थी, और भी डिफरेंट डिफरेंट दिक्कत थी उसमें, ठीक है। तो रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए एक ऑप्टिमाइज्ड वे आया मार्केट में, यूजिंग वीट, VITE, वीट, ठीक है। तो वीट का कॉन्सेप्ट आया, तो बाय यूजिंग वीट आप लोग एक एफिशिएंट और यू कैन से ऑप्टिमाइज्ड जो है एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब जो क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला तरीका है वो डेप्रिकेट हो चुका है, मतलब कि मार्केट में अब ज़्यादातर लोग उसे यूज नहीं करते, ठीक है। तो बताओ क्या किया जाए? CRA और वीट, npm install -g क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करने का ये तरीका है, ठीक है। परफेक्ट। अब क्रिएट -रिएक्ट -ऐप 02_ hello _CRA, कैपिटल यूज मत करना, ठीक है। तो देखो जरा
क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट रिएक्ट ऐप इज डेप्रिकेटेड, मतलब कि फ्यूचर वर्जन में क्रिएट रिएक्ट ऐप को हटा दिया जाएगा। ठीक है, सो you can find a list of up to date react frameworks on react.dev. ठीक है, creating a new react app in this, installing packages, this might take a couple of minutes. कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, react dom, react script and create react app template and many more. ठीक है, क्या इंस्टॉल्ड है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्योंकि वैसे है तो सही। एक काम करो, ये लिखो npm install -g list, सॉरी npm -g list, इस फोल्डर में चेक करेगा, वो ग्लोबली चेक करेगा। ये -g मतलब होता है ग्लोबली, ये ग्लोबली से मतलब ये कि ग्लोबली इंस्टॉल हुए वो चेक करेगा, लोकली और ग्लोबली दोनों। ग्लोबली का मतलब आपके सिस्टम में चेक करेगा ओनली, लोकली चेक नहीं करेगा ये। आपके सिस्टम मतलब आपके प्रोजेक्ट में जो होंगे लोकली वो नहीं करेगा, है ना। हाँ, लोकली नहीं करेगा, ये आपके सी ड्राइव वगैरह में जो होंगे वो चेक करेगा। ठीक है, तो एक चीज आप लोग जरा नोटिस करो, यहाँ पे आपके जितने भी पैकेजेस थे ऐड हो गए, 1295 पैकेजेस। ठीक है, इंस्टॉल हो गए टेम्पलेट, पैकेजेस ऐड हो गए। ठीक है, हो गया सारा सब कुछ। ये करने में एरर आ रही है, क्या बोल रहा है, रनिंग स्क्रिप्ट डिसेबल्ड। एक ये तो बोल रहा है कि npm है ही नहीं, npm स्पेस हाइफन भी करना, हाँ हाँ एंटर, वैन आ तो रहा है यार, 11.6.2 कहीं पे भी रन कर रहे हो, कहीं पे भी रन कर रहे हो, npm ग्लोबली सेट हो रखा होता है। ठीक है, तो वो चीज देखता हूँ, रुको 2 मिनट। कोड e-ent system call lstat no such file or directory lstat roaming npm, this is related to npm not being able to find the file। बाकी सब ये कमांड चला के देखना एक बार, -g लिस्ट वाला नहीं चल रहा, चल रही है, चल रही है। एक काम करना, npm install -g npm @latest, वैसे बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट ही होता है। सब लोग मत करो, एक करके देखो, आप करके देखो। हाँ ठीक है, एडिट दिख गया। अब यहाँ पे वही कमांड वापस चलाओ, npm स्पेस -g लिस्ट, npm स्पेस -g स्पेस लिस्ट, ये वाली कमांड डालो, फिर उसके बाद ये वाली
ये वाली कमेंट ये दिख रही है, npm अब लिखा हुआ दिख गया, अब एरर नहीं आ रही, बस हो गया। ग्लोबली एक्चुअली कुछ इंस्टॉल हुआ ही नहीं होगा आप लोगों का कभी, इसलिए आपको में ये दिख नहीं रहा था। ठीक है, आप लोग एक काम करो, ये कर लिया, ठीक है, ये कर लोगे तो npm इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा लेटेस्ट वाला। ठीक है, 11.10.0। अगर लेटेस्ट नहीं भी लगा होगा तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट टैग ही लगा होता है। हमारा 0.6.1 था, 11.6. हाँ, अब नया हो गया होगा। ठीक है, पूरी लिस्ट आएगी भी नहीं। आप लोगों ने कभी जिंदगी में इतने मतलब स्क्रिप्ट वगैरह थोड़ी ना कभी इंस्टॉल की होंगी, एक ही कर रखी होगी ज़्यादा से ज़्यादा npm। हाँ बस ठीक है, एक ही चाहिए। स्वास्तिक चल ठीक है, तो अगर किसी में क्रिएट रिएक्ट होगा तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक ही आ रहा है तो इसका मतलब आपने कभी जिंदगी में क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज नहीं किया। ठीक है, हाँ मेरा npm का वर्जन क्या है, 11.10। ठीक, ये देखो रिएक्ट ऐप बन के तैयार हो गया, 02_hello CRA। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, cd 02hello CRA। ठीक है, टैब दबा दोगे तो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर के अंदर जाना। ठीक है, फिर उसके बाद npm स्टार्ट। ये देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शन फैब्रिकेट हो चुके हैं। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप चल गया। ठीक है, अब ये जो है ये पुराना वाला स्ट्रक्चर है, देख रहे हो, ये पुराना स्ट्रक्चर है। JS उसके बाद जो है हर जगह JS CSS यही सब दिख रहा है, कहीं JSX वगैरह कहीं कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ये पुराना स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को सिर्फ मैंने इसलिए ये बताया है ताकि आप लोगों को अगर फ्यूचर में कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि डेप्रिकेटेड या फिर लेगेसी प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो आप लोग इसको बिल्ड करके इस पे काम कर सको। कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होते हैं, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होंगे, चाहे CRA हो चाहे वीट हो। ठीक है, मैंने बस बिल्ड करना बताया। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट बना के उसको रन करना बताया बस। ठीक है, अब cd स्पेस डॉट डॉट एंटर। मैं फिर से कौन से फोल्डर में आ गया हूँ, वीकडे रिएक्ट एट 1। बहुत बार जो है ना बच्चे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो उसका जरूर ध्यान रखना कि कहाँ से कमांड चला रहे हो। अब से जितनी भी कमांड चलाओगे ये जरूर ध्यान रखना कि कौन से फोल्डर से एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे वीट एप्लीकेशन। ठीक है, वीट एप्लीकेशन। सो npm create वीट @latest। ठीक है, अगर नहीं भी इंस्टॉल्ड होगा तो अपने आप कर देगा। आपसे बस एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करना है, वाई कर दो, बस इंस्टॉल हो जाएगा। अभी ट्राई करके देख लो सब लोग। ठीक है, न्यू फोल्डर में बनाना है क्या नहीं, ये अपने आप प्रोजेक्ट पूछेगा। ये देखो मेरे से क्या बोल रहा है कि सर नया वर्जन अवेलेबल है 8.3.0। मैं पूछ रहा हूँ ये एक पहले से एम्प्टी फोल्डर में ओपन करें ना प्लीज। पहली बात तो यह है कि ये जो रूट फोल्डर है, ठीक है, वो खोल रखा है या नहीं खोल रखा, वो तो सबसे पहला ही स्टेप है। मैंने बोला है कि VS कोड में कोई भी काम करो तो फोल्डर ओपन करके ही करना है, विदाउट फोल्डर नहीं करना। सो ये देखो मैं वाई कर रहा हूँ, मैं नया वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 8.3.0 एंटर। अब बोलेगा कि सर फोल्डर का नाम क्या रखना है, जो प्रोजेक्ट का नाम है यही फोल्डर का नाम बनेगा आपकी। ठीक है, मान लो मेरे को प्रोजेक्ट का नाम रखना है ecom। ठीक है,
जरा ध्यान से देखना, ई कॉम में मैंने सी कैपिटल रखा हुआ है, ठीक है। चलो पैकेज का नाम स्मॉल में रखते हैं जनरली, अब इसे टैब दबा दो या एंटर मार दो, ठीक है। अब कौन सा चुनना है हमें, रिएक्ट, ठीक है। वेरिएंट कौन सा चाहिए रिएक्ट का, जावास्क्रिप्ट। आप लोग चाहो तो टाइपस्क्रिप्ट भी देख सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट आती है किसी को, कोई नहीं, मैं बाद में इंट्रो दे दूंगा, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट, क्या आपको वीट 8 बीटा वर्जन चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को। क्या npm स्टार्ट वगैरह इंस्टॉल वगैरह करना है ना, मैं मैनुअली करूंगा। फोल्डर बन के तैयार ई कॉम का, और इसके अंदर सारी फाइल्स अवेलेबल है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, कहीं पर भी नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट जेसन, सॉरी पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन अवेलेबल है क्या, नहीं, ठीक है। चलो अभी इसे देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, cd ecom में आया। अब VS कोड में ये वाला जो फोल्डर है ecom, इसको ओपन कर लो। आप लोग चाहो तो फाइल में जाके ओपन फोल्डर कर लेना, अदरवाइज मैं भी कौन से उसमें हूँ, डायरेक्टरी में हूँ ecom, कोड स्पेस डॉट, डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट फोल्डर को, कोड रिप्रेजेंट करता है VS कोड को। तो मैं बोल रहा हूँ VS कोड सेम फोल्डर से ओपन कर दो एक नई विंडो, एंटर। देखो एक नया VS कोड की विंडो खुल गई, और उसके अंदर कौन सा फोल्डर ओपन होके आ गया, बस। कौन मैन्युअली इतना काम करे, जाके फाइल ओपन फोल्डर कमांड डालो, खत्म काम, नो कर दो। मेन बात है ना, नई चीजें ना पे जो है ना जल्दी नहीं जाना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटल पे तो कभी नहीं, ठीक है, वरना हमेशा बग मिलेंगे, ठीक है। फिर वो पता नहीं कितना टाइम लगाए बग को फिक्स करने में। हमेशा कभी भी नए वर्जन पे नहीं कूदना चाहिए, हमेशा LTS और स्टेबल वर्जन पे ही स्टिक होना चाहिए, ठीक है। आपको मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो अभी मैं गया था जो है शादी में, ठीक है। अभी आप सबको पता है 3 दिन की छुट्टी पे था मैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है क्या कहते हैं मैनेजर वगैरह सॉफ्टवेयर डेवलपर सब आए थे, ठीक है। वहाँ पे कोफोर्ज के मैनेजर थे, ठीक है। हमारी ऐसी बातें चल रही थी, उन्होंने मेरे से बोला कि अमन आपको पता है हम एंगुलर के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, 8, और मार्केट में चल रहा है 21, ठीक है। 21, उसके बाद 21 के बाद भी नए नए वर्जन आते जा रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग अभी तक 8 पे क्यों है आपको पता है, स्टेबल है वो, ठीक है। बट अब धीरे धीरे नए नए चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लग गई है, नई नई फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ने लग गई है। तो अब ये बोल रहे हैं कि 21 के बाद भी नए वर्जन आ रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे अब 21 पे, क्योंकि 21 स्टेबल है। तो कंपनी में कभी भी अनस्टेबल वर्जन पे नहीं जाना चाहिए। और ये कोफोर्ज में जो लीड थे, मतलब कि मैनेजर थे डेवलपर टीम के, डेवलपर सपोर्ट वगैरह उन पूरी टीम के, जो कि जो है प्रोजेक्ट मैनेजर रोल पे थे, वो बोल रहे थे ये चीज़, ठीक है। और मैंने उनसे और भी चीज़ें पूछी थी, ठीक है। मेरी फ्रेंड जिसकी शादी हो रही थी, मैंने पूछा सर आपको इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटी दिखी जो आपने इसे जो है ले लिया, जबकि वो कोडिंग में बहुत वीक थी, ठीक है। उन्होंने मेरे से बोला अमन मैंने जो है क्या कहते हैं निहारिका में सिर्फ 2 चीज़ देखी, मैनेजमेंट स्किल और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल। वो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं जब भी जो है क्या कहते हैं मान लो कोई क्लाइंट वगैरह आता है, अगर निहारिका है तो मेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्लाइंट के केस में। स्किल तो डेवलप की जा सकती है जो है क्या कहते हैं कोडिंग वाली, बट जो मैनेजमेंट स्किल है और जो दूसरा जो है कम्युनिकेशन स्किल है, ये सबसे ज़्यादा मैटर कर रही है आज के टाइम पे। आजकल जो है कोड वगैरह तो आप AI से भी लिखवा लोगे, लेकिन ये 2 स्किल आपको जो है MNC में प्लेस करवा सकती है, सिर्फ 2 स्किल। ये बात उन्होंने मेरे से बोली थी। थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल होने का, अच्छा फ्रेंड सर्कल होने का फ़ायदा होता है।
ठीक है। आजकल कोडिंग कौन कर लेता है? हर कोई। मैं अपनी दादी को बोल दूं, दादी एक प्रॉम्प्ट डाल दो चैट जीपीटी की, रिएक्ट एप्लीकेशन बना के दे दो, मेरी दादी प्रॉम्प्ट डाल के एप्लीकेशन नहीं बना लेंगे? बना लेंगे। आपकी जरूरत रहेगी? अब उन्हीं दादी को बोल दो प्रेजेंट कर लो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी से कर लो, क्लाइंट को हैंडल कर लो। तो आजकल जो है ना कोडिंग सेकेंडरी होता जा रहा है, ठीक है। लो कोड नो कोड चल रहा है आजकल। अब इन स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो कोडिंग तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ इन स्किल को भी ऊपर रखो। एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, मैनेजमेंट स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इन सब को धीरे धीरे अपस्किल करो सब लोग, ठीक है। सो हम वापस से टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा भटक गए थे इधर उधर, ठीक है। सो आप लोग जरा ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स और पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन अवेलेबल है? नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाओ, इसमें एक स्क्रिप्ट है, कौन सी स्क्रिप्ट है? डेव की, npm run dev। मैं अगर करूंगा अभी तो मेरे से क्या बोलेगा जरा देखो, बोल रहा है वीट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंसी अभी इंस्टॉल हुई ही नहीं है, ठीक है। लास्ट क्लास हमने जो नोडमॉन इंस्टॉल किया था, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया था नोड मॉड्यूल्स, और जो है क्या कहते हैं एक फाइल बन गई थी पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन की, लेकिन इसके अंदर कोई नोड मॉड्यूल्स नहीं है, इसका मतलब डिपेंडेंसी इसमें इंस्टॉल्ड भी नहीं है। npm इंस्टॉल शॉर्टकट में आई, तो ये 2 मिनट लेगा मैक्सिमम और डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल कर देगा। इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है ये स्पीड, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। पहले जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है उसको करने में ही कम से कम 15-15 मिनट लग जाते थे। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, 15 मिनट जो है प्रोजेक्ट बनने में लग जाता था, ठीक है। कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, कभी कुछ, वो तो आजकल 5G चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो हाँ, ये लो एडेड 157, और अभी जो मैंने CRA दिखाया था उसमें कितने थे? 1200 के लगभग। बताओ, चलो इंस्टॉल हो गया। अब देखो इंस्टॉल होते हैं नोड मॉड्यूल्स बन के आ गया, और पैकेज हाइफन लॉक डॉट जेसन cls npm run dev। क्या एरर आ रहा है बताओ? जब तक वो हो रहा है आप लोग कंट्रोल को होल्ड करके इस लिंक पे क्लिक करो, वही सेम चीज है, लेकिन खुशबू एक बात बताओ, पहली चीज तो ये है कि आप कोई भी फाइल सेव क्यों नहीं करते हो? जैसे पैकेज डॉट जेसन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सेव नहीं है, फर्स्ट css डॉट html सेव नहीं है। चलो वो तो बात की बात है, उसे छोड़ो। आप जो ये आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट का नाम रखा ecom, और आप अभी कौन से फोल्डर में हो दिखाने, कौन से फोल्डर में हो अभी? वेब डेवलपमेंट में हो, टर्मिनल में देखो। हाँ, अब ये वेब डेवलपमेंट में और प्रोजेक्ट बनाया है ecom का, तो पहले ecom में इसे जाना चाहिए, फिर वहां से कमांड चलानी चाहिए npm इंस्टॉल की। करो इसे, जल्दी करो अभी। बाकी सब लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाओ जल्दी से, कमांड में बता रहा हूँ, ठीक है। रन हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। वो आपने वो लास्ट वाला ऑप्शन वो कर दिया होगा, इंस्टॉल और स्टार्ट वाला, दिखाओ मेरे को एक बार। वही काम किया है आपने। प्रोजेक्ट कौन सा खोला? रिएक्ट न्यू, और रिएक्ट न्यू के अंदर ecom है।
मैंने बोला था ई कॉम को खोल के तब वहां से रन करना है, उसे सही करो वरना दिक्कत आएगी फ्यूचर में आपको भी। आप सभी ई कॉम को ही ओपन करना, ठीक है, इसको एज अ फोल्डर ओपन करो ई कॉम को, फिर वहां से कमांड डालो। आप लोग चाहो तो मैन्युअली खोल लो, फाइल में जाके ओपन फोल्डर, फिर ई कॉम को ओपन कर लो, सिलेक्ट फोल्डर। बिना प्रोजेक्ट के रूट को खोले काम मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग फ्रेशर हो, अभी आप लोगों को इतना पता नहीं है कमांड कहाँ से चलानी है, तो प्रोजेक्ट का रूट ही ओपन करके अभी काम करो आप लोग, ठीक है। कौन से फोल्डर में हूं मैं अभी, इकॉम npm run dev। सीआरए में तो ये लिख रहे हो, सीआरए में तो ये कमांड नहीं चला रहे हो, एक बार चेक करो। एक काम करो, पहले ये चेक करो कि कौन से फोल्डर में हो, इकॉम में ही हो, हो गया, ठीक, दिखाओ एक बार, हाँ ठीक, आप सभी का काम करो, दिखाओ मेरे को क्या किया। क्यों? प्रोजेक्ट सामने बना लो एटलीस्ट, वरना घर जाके सब गलतियां करोगे। प्रोजेक्ट सामने बना लो, 2 मिनट का काम है, मैं वेट कर ले रहा हूँ। किसकी बात? एक मिनट, एक वैसे पूरा नहीं है, ये तो सीआरए है, कोई नहीं, आप ये करो, ये दिख रहा है सभी को, हाँ बस ठीक है, रिएक्ट चाहिए बस। एक मिनट रुको, कौन से प्रोजेक्ट में ये कमांड चला रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, आप प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट दोबारा बना रहे हो, पहले cd डॉट डॉट करके पीछे जाओ, ये फोल्डर cd स्पेस डॉट डॉट एंटर, ठीक है। अब यहाँ से कमांड डालो, जल्दी जल्दी टाइप करो, npm create vite @latest, vite @latest एंटर, ठीक है, y कर दो, y टाइप करो, एंटर मारो, ठीक है। अब दोनों का क्या चल रहा है,
दिखाओ एक बार। ecom को एक्सपेंड करो, ecom को पहले एक्सपेंड करो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वीट प्रोजेक्ट को करना, उसको एक्सपेंड करो। चलो इसमें पब्लिक एसआरसी वगैरह ये सब है। एक काम करो, टर्मिनल में जाओ, दोनों टर्मिनल डिलीट करो, ये नीचे जो है, हाँ चलो डिलीट ऐसे नहीं मारते, चलो कोई नहीं करो। तो देखो जो पावर सेल लिखा हुआ है ना नीचे राइट में, पहले वो हटाओ, पावर सेल के ऊपर कर्सर ले जाओ, डस्टबिन का सिंबल आएगा, उसको क्लिक करो, एक और बार, ठीक है। अब यहाँ पे काम, पहले अभी आप देखो कौन से फोल्डर में आपको Node.js में, ठीक है, आपको जाना है जो है कहते हैं वीट प्रोजेक्ट में, तो cd वीट प्रोजेक्ट लिखो, cd स्पेस वीट प्रोजेक्ट, ठीक है। रिएक्ट सुनो, रिएक्ट एंटर, जावास्क्रिप्ट, केसिंग का तो ध्यान रखो आप सभी, वीट स्पेस प्रोजेक्ट है, cd स्पेस डबल कोट ओपन करो, डबल कोट, अब लिखो वीट स्पेस प्रोजेक्ट, स्पेस नहीं हाइफन है, वीट हाइफन प्रोजेक्ट, हाइफन माइनस प्रोजेक्ट, डबल कोट बंद करो, एंटर मारो, हो गया। उसमें पहुंच गए, कोड स्पेस डॉट, एंटर मारो, कोड स्पेस डॉट डॉट, एंटर, ये पुरानी विंडो को डिलीट मारो, मतलब कट कर दो, हाँ हटाओ उसे। अब यहाँ पे इसके टर्मिनल पे कमांड लिखो npm install, टर्मिनल ओपन करो, न्यू टर्मिनल, कमांड डालो npm स्पेस install, अभी इंस्टॉल हो जाएगा, फिर npm run dev, नो कर दो इसे भी, एंटर। अब cd ecom में जाओ, cd ecom कमांड लिखो, cd ecom, एंटर, ecom में पहुंच गए। अब कोड स्पेस डॉट डॉट, एंटर, हाँ npm run dev, तो चलिए कंट्रोल को होल्ड करके लिंक पे क्लिक करो, ये प्रोग्राम है, क्लिक करो, पुरानी विंडो बंद कर दो, पुरानी विंडो बंद कर दो, पीछे वाली वो जल्दी करो, पुरानी, हाँ ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज करो, इसमें कमांड डालो टर्मिनल पे npm install, फिर npm run dev, जो कमांड डालनी है, npm स्पेस आई लिख दो, इंस्टॉल के सॉफ्टवेयर, एंटर। अभी डिपेंडेंसी से इंस्टॉल हो जाएंगी, फिर उसके बाद npm run dev हो गया उनका। प्रोजेक्ट कौन सा ओपन किया होगा वो दिखाने एक बार, फोल्डर कौन सा ओपन किया होगा, ठीक है, दूसरा हम दोनों साइड में रखा था, ठीक है। कल उसको भी डाटा अपलोड करता हूं, हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब लिखो npm run dev, npm स्पेस run स्पेस dev, नो कर दो, हां तो से नो कर दो, ठीक है। तो ecom बन चुका है। अब इस फोल्डर को ओपन करो, ये फाइल में जाके ओपन फोल्डर, ecom को ओपन कर दो जहां पे भी होना है, ऐसे नहीं, कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करो उस पे, लिंक पे, अब वो देखो एच पे नीचे नीचे क्लिक कर रहा है, एच माइनस एच ओपन से क्लिक हो गया, ठीक है, चल गया दोनों का, यहाँ सबका चल चुका है, ठीक है। आपका भी हो गया, फोल्डर ओपन हो गया, हाँ npm install, npm स्पेस आई, एंटर, फिर अभी डाल देना npm run dev,
फिर उस लिंक को फॉलो कर लेना। सबका हो गया ऑफलाइन में जो भी है? ऑनलाइन वालों का क्या स्टेटस है? हो गया सर। हो गया है, ठीक है। किसी का नहीं हुआ तो बता दो। चलो ये देखो सब लोग, ये देखो वीट प्लस रिएक्ट और एक छोटी सी काउंटर एप्लीकेशन भी बन के रेडी है हमारी, ठीक है। तो अब हमें जो है क्या करना है, हमारा समझ लो हेलो वर्ल्ड का काम हो चुका है, ठीक है। एक काम करो, प्रॉपर हेलो वर्ल्ड ही लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ आओ एसआरसी के अंदर app.jsx app.css, ठीक है, दो चीज है, और index.css और main.jsx, ये सारी अलग अलग फाइल्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, index.css में जाके रूट को छोड़ के जो भी है सब हटा रहा हूँ। सब कुछ हट गया, तो देखो पेज पे यहाँ पे CSS हट गई आदि, और कलर भी हटा दिया, कलर स्कीम लाइट डार्क वो भी हटा दिया, आधी स्टाइलिंग खत्म, ठीक है। सिर्फ इतना ही छोड़ा है। फिर अब आ जाओ app.css में, जो भी है सब डिलीट मारो, सारी CSS खत्म, सब हटाओ। app.css में रूट होगा ही नहीं, हैशटैग रूट होगा ना, कॉलन रूट नहीं होगा। सब हटाओ जो भी है, ठीक है। ये देखो जरा सब लोग, app.css खाली कर दी। अब आओ app.jsx पे, कंट्रोल A डिलीट, पूरा खाली कर दिया। एक सिंपल सा फंक्शन बनाओ, फंक्शन का नाम रखो ऐप, अभी के लिए ऐप ही रख दो, रिटर्न कर दो h1 के अंदर हेलो वर्ल्ड और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, इतना कर दो। आपने वो टर्मिनल डिलीट मार दिया होगा, टर्मिनल चलते रहना चाहिए, ठीक है। वो समझ लो लाइव सर्वर की तरह है, अगर वो बंद कर दिया तो आपका वेबसाइट जो है वो बंद हो जाएगी। हो गया, ठीक है। अब इस तरीके का कुछ, सॉरी, इस तरीके का कुछ आ जाए, आ गया सभी का यहाँ तक, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आ गया तो इसका मतलब आपने रिएक्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सक्सेसफुल। क्या बोल रहे सर, इतनी 8-10 फाइल से जो है क्या कहते हैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना है, ठीक है। हाँ सब, फिर उसके बाद उसके अंदर ये डाल दो, मैंने दोनों साइड बाय साइड रख दिया है। हेलो वर्ल्ड तक कर लो, फिर अभी हमें दूसरे टॉपिक पे भी आना है। ठीक है, ठीक, आपकी इच्छा है।
हो गया आप सभी का? इतना लिख लिया यहाँ तक? कुछ नहीं करना, जो भी लिखा हुआ है सब हटाओ, सिर्फ इतना छोड़ दो। यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये रहा। ये सीएसएस वगैरह में की नहीं है लोग, लेफ्ट साइड एचटीएमएल रखता है, राइट साइड सीएसएस करते रहते हैं। हो गया? चलो, तो आप लोगों ने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लिया वीट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब यही हमें पूरी सारी चीज समझनी है कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, रिएक्ट क्या है, क्यों है, ठीक है। अभी तो आज के दिन सिर्फ सेटअप हुआ है, ठीक है। अभी इसकी थ्योरी बाकी है, इसके प्रैक्टिकल्स बाकी है, ठीक है। प्रैक्टिकल में हमने अभी तक हेलो वर्ल्ड तक कर लिया है, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ी सी थ्योरी देखनी है कि व्हाट इज रिएक्ट एंड व्हाई रिएक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, जरा एक बार इसे पढ़ो सब लोग। एक चीज ध्यान रखना, रिएक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। रिएक्ट बस एक छोटी सी यूआई लाइब्रेरी है। क्या है? छोटी सी यूआई लाइब्रेरी। और जो फ्रेमवर्क होते हैं, जो फुल फ्लैश फ्रेमवर्क होते हैं, उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी वही फ्रेमवर्क वाले प्रोवाइड कराते हैं, सारी फंक्शनैलिटी, जस्ट लाइक एंगुलर, ठीक है। एंगुलर हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क है। यहाँ पे राउटर वगैरह जो भी हैं, फॉर्म वगैरह, एपीआई से कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें फ्रेमवर्क वाले ही प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिएक्ट है, रिएक्ट बस एक छोटी सी यूआई लाइब्रेरी है, ठीक है, बहुत छोटी सी। क्लियर? ठीक है। आप लोग एक ऐसा सिनेरियो लेट करिए, मैं आपको एक लैपटॉप दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगर इसमें छोटी सी भी दिक्कत आई, मान लो कि जो है इसमें रैम खराब हो गई, तो आपको पूरा लैपटॉप रिप्लेस मारना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा लैपटॉप खराब हो गया, वो चलेगा ही नहीं। और दूसरा लैपटॉप दे रहा हूँ जिसमें बोल रहा हूँ कोई भी पार्ट खराब होता है आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, और उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। आप दोनों में से कौन सा लैपटॉप लेना पसंद करोगे? वाई सेकेंड? ठीक है। अब जो रिएक्ट है वो भी कुछ यही काम करता है। रिएक्ट जो है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है। किस पे काम करता है? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ये क्या करता है ना, एक वेबसाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे हम बोलेंगे कंपोनेंट। टुकड़ों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देता है, फिर आप उन कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट को जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो इस रूम में जो है 20 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे को एक वेबसाइट बनानी है। मान लो मैंने हेडर आपको दे दिया, फुटर आपको दे दिया, ठीक है, मेन सेक्शन आपको दे दिया, ठीक है, अबाउट आपको दे दिया, सर्विस आपको दे दिया। आप सब इंडिविजुअली जो है वो सारे कंपोनेंट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप सभी ने बिल्ड कर दिए, मैंने सारे कंपोनेंट उठाए, मर्ज करके एक फाइनल वेबसाइट में लगा। तो मेरा काम क्या आसान हुआ है? नहीं हुआ? हुआ है। मान लो किसी ने जो है कोई गलती कर दी किसी कंपोनेंट में, ठीक है, मान लो खुशबू ने कंपोनेंट ठीक से नहीं बनाया, मेरे को यूआई अच्छी नहीं लगी, तो मैं जो है उस कंपोनेंट को स्पेशली देख के उसमें चेंजेस करके फिर उसे अपग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। और मान लो खुशबू ने अगर कोई भी मतलब की दिक्कत की है यूआई में, तो आप लोगों के कंपोनेंट में क्या है, कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, ठीक है। जब यहाँ पे यूआई में दिक्कत है, वो भी दूसरे यूजर के में, तो बाकी किसी कंपोनेंट में फर्क ही नहीं पड़ेगा,
ठीक है, तो मैं अब उसे इंडिविजुअली रेक्टिफाई करके जब वो फंक्शनलिटी बन जाएगी तो प्लग इन कर दूंगा सिंपली। ऐसे ही रिएक्ट भी काम करता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, अब ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लो क्या लिखा है। रिएक्ट जो है पहले किस लिए बनाई गई थी? फेसबुक की न्यूज़ फीड के लिए। ठीक है, फिर 2013 के अंदर ये जो है ओपन सोर्स लाइसेंस में आई। डेवलपर कौन था इसका? हाँ जी, कहाँ पे इंजीनियर था? फेसबुक। ठीक है, अब जो रिकंसिलिएशन है और डिफिंग एल्गोरिथम है, ये क्या है? की कॉन्सेप्ट है किसके अंदर? रिएक्ट के अंदर, जो कि इनेबल करते हैं एफिशिएंट अपडेट इन दी यूआई। ठीक है, तो जो यूजर इंटरफेस है उसके अंदर एफिशिएंटली कैसे अपडेट करना है, इस चीज की जिम्मेदारी किसकी है? रिकंसिलिएशन एंड डिफिंग एल्गोरिथम की। ठीक है, इन दोनों के थ्रू ही रिएक्ट इतना फास्ट हो पाता है। ठीक है, हमें इस चीज को डेप्थ में पढ़ना होगा। रिकंसिलिएशन क्या है, डिफिंग क्या है, कैसे वर्चुअल डॉम पे काम होता है, एक्चुअल डॉम वर्चुअल डॉम पे डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। ठीक है, अभी तो देखो स्टार्ट कर दूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मंडे को करते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को मंडे को करते हैं। ठीक है, आप सभी ने डॉम तो पढ़ ही रखा है। ठीक है, मान लो मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूँ, कुछ भी इधर उधर का दिखे तो इग्नोर करना। ठीक है, चलो चलो मान लो एक पोस्ट है। ठीक है, एक पोस्ट है, इसमें मैं लाइक कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे लाइक कर रहा हूं, लाइक करते जरा देखो यहां पे आप और दो अन्य लोग। ठीक है, वैसे हिंदी में क्यों आ रहा है पता ना, वो इंडिया पुश कर रही है ना हिंदी को कुछ ज़्यादा ही, तो होना भी चाहिए। चलो सो यहाँ पे जो है लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, अगर मैं एक छोटी सी यूआई में चेंज कर रहा हूँ तो इसकी वजह से जो ये पूरा फेसबुक बना हुआ है, पूरा यूआई जो है जो बना हुआ है, उसके पीछे क्या एक डॉम ट्री क्रिएट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जो भी आप HTML के टैग लगाते हो, जो भी प्रॉपर्टी लगाते हो, जो भी कंटेंट लिखते हो टैग के अंदर, वो सारे के सारे जो है एज अ नोड ट्रीट होते हैं, और जावास्क्रिप्ट उन नोड्स को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में मेंटेन करती है। ठीक है, तो हम लोग जो छोटा मोटा काम करते हैं, मैंने वैसे आप लोगों को दिखा भी रखा है, डॉम ट्री एग्जाम्पल। इन्होंने टेबल टैग का बनाया है। ये हमारा कोड लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML हेड के अंदर टाइटल, फिर हेड के बाद बॉडी। ठीक है, हेड और बॉडी क्या है? सिबलिंग है।
ठीक है। और बॉडी के दो चाइल्ड हैं, कौन कौन, H1 और UL, और UL के कितने चाइल्ड हैं, दो, Li, और दोनों के अंदर टेक्स्ट कंटेंट क्या है, हाँ जी। तो यही सेम कोड जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से मेंटेन कर रहा होगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये होता है डॉम, जिसे आप एक्चुअल डॉम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये तो एक छोटे से कोड का डॉम स्ट्रक्चर है। एक वेबसाइट में तो 1000 लाइन के कोड भी हो सकते हैं, 1000 लाइन का हो, 10,000 लाइन का हो। तो क्या ये स्ट्रक्चर इतना ही सिंपल रहेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब मान लो मेरे को जो है किसी भी एक नोड में चेंज करना है, ठीक है, एक नोड में चेंज करना है या 5 नोड में चेंज करना है, तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करता है, उसको ट्रैवर्स करता है, ठीक है। समझ लो लूप लगा के एक एक करके उस नोड पे जाता है, फिर वहां पे अपडेट करता है, और उसको अपडेट होते ही जो चाइल्ड है वो भी री-रेंडर हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक छोटे से काम को करने के लिए इतनी ट्रैवर्सल करना क्या वो सही है, नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ मेमोरी और टाइम, ठीक है। अगर देखें तो मेमोरी को कोई इतनी जल्दी कंसीडर अब करता नहीं है, क्योंकि आजकल मेमोरी सस्ते में मिल जाती है, हाँ सस्ते में मिल जाती है, मतलब कि जैसे मेरा रैम, ठीक है, अभी हाँ वो अभी इस समय में TPU वगैरह का पंगा चल रहा है तो इसलिए पढ़ रहा है, लेकिन अब फिर से वापस सिल्वर के रेट वगैरह डाउन आ गए, दोबारा हो जाएगा, चिंता मत करो उसकी, ठीक है, वो लगा रहता है। तो अगर हम बात करें स्पेस और टाइम की, तो स्पेस को हमेशा कम प्रायोरिटी मिलती हुई आएगी, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ टाइम, ठीक है। स्पेस तो खरीदा जा सकता है, टाइम खरीद सकते हो, करोड़ों रुपए देके 1 मिनट खरीद लो, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस तो खरीदी जा सकती है लेकिन टाइम, तो हम सबसे ज़्यादा हमेशा जो टाइम प्रायोरिटी देते हैं किसको देते हैं, टाइम। ये DSA का रूल है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है, कि हमेशा जो है टाइम को प्रायोरिटी दो इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, सॉरी इन कंपैरिजन ऑफ मेमोरी, ठीक है। हाँ वो बात अलग है कि आप यहाँ से मान लो MG रोड आपको जाना है, आप यहाँ से जो है MG रोड जो है 2 मिनट में जा सकते हो फरारी में, और आप जो है क्या कहते हैं ऑटो में या पैदल भी जा सकते हो, क्या चुनोगे, टाइम चुनोगे या फिर पैसे, टाइम चुनोगे, इतने पैसे हैं आप लोगों के पास, फरारी में जाओगे, ठीक है। आइडियल कंडीशन नहीं, यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देखनी होती है कभी कभार, बट अगर वैसे देखा जाए तो टाइम को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अब वो बात अलग है कि पैसे कम है, ठीक है, बहुत बार कंपनियां कॉस्ट बचाने के लिए भी लंबा तरीका यूज करती हैं, ठीक है। तो हर चीज देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो ट्री बनता है उसमें जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है इसको ट्रैवर्स वगैरह करने में, ठीक है। तो ये जो ट्रैवर्सल वगैरह है ट्री में, ठीक है, एफिशिएंटली जो है कहाँ पे अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, ये जो दिक्कत होती है नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल डॉम, ठीक है, उसमें जो हम नॉर्मल डॉम यूज़ करते हैं नॉर्मली उसे एक्चुअल डॉम भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल डॉम में जो भी हम ये काम करते हैं जो कि इनएफिशिएंट कहलाता है, उसी काम को एफिशिएंटली करने के लिए कॉन्सेप्ट आया था रिएक्ट का, ठीक है। रिएक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था किसका, वर्चुअल डॉम का। किसका कॉन्सेप्ट आया था, वर्चुअल डॉम।
Actual DOM is the real browser DOM. Updating it directly is slow because every change can trigger reflow and repaint. Virtual DOM is a lightweight JavaScript representation of the DOM. React compares it with the previous version and updates only changed part, improving performance and efficiency. अब जरा इसको भी डेप्थ में देख लो। हाँ हाँ, वो चीज एक्सप्लेन करूंगा डेप्थ में नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अब जरा ये देखो क्या लिखा है, रीफ्लो लेआउट, रीपेंट मतलब रीड्रॉ। When the browser recalculates the position and size of elements because something changed. Just example, width, height, font size, DOM structure. It's CPU intensive. ये क्या है? CPU intensive मतलब इसको करने में मेमोरी लगती है, मेमोरी लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। Since layout में इफेक्ट मैनी एलिमेंट्स, तो इसको करने में समय लगता है, ठीक है। Repaint or you can say redraw. When the browser redraws pixels on the screen, for example color, background change without changing layout, it's cheaper than reflow but still impacts. Reflow can trigger repaint but repaint doesn't always trigger reflow. तो अब यही काम करने के लिए, क्योंकि जो ब्राउजर है वो भी तो कैलकुलेशन करेगा ना, कोई भी चेंजेस हुए तो जैसे लाइक किया तो लाइक बटन पे करते ही वहाँ पे कलर लेके आना है, थंब का सिंबल लेके आना है, कोई टेक्स्ट अपडेट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ कर रहा है तो उसको करने में समय लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए वो कैलकुलेशन भी तो करता है, ठीक है। मान लो किसी की विड्थ चेंज करनी हो गई, किसी की कम करनी हुई, किसी की ज़्यादा करनी हुई, किसी का लेआउट चेंज करना हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल डॉम होता है वो ज़्यादा ही क्या होता है, स्लो होता है एज कंपेयर टू वर्चुअल डॉम, ठीक है। और वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर। अब वो हम डेप्थ में पढ़ेंगे, वर्चुअल डॉम लाइट वेट क्यों है, कैसे है ये चीज, ठीक है। रिएक्ट में कैसे रिकैंसिलेशन और डिफिंग एल्गोरिथम चलता है वो भी, ठीक है।